हेलो एवरीवन। सो अपना टॉपिक है आज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अपन अपना आज का टॉपिक भी दो पार्ट्स में करेंगे, जिसका कि पहला पार्ट अपन अभी कर रहे हैं और अपना सेकंड पार्ट अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपना जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करता हुआ आया है। एक है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और एक है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, मतलब फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अपन अपने इंड AS 16 के अंदर एफएक्स भी पढ़ेंगे और डेप्रिसिएशन भी पढ़ेंगे। ओके, तो अपन सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अपने को आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। अपना पहला टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव, जो अपन अपना नॉर्मल सीक्वेंस रहता है, अपन हमेशा जब भी इंड AS कवर करते तब ऑब्जेक्टिव, फिर अपन देखेंगे स्कोप, फिर कुछ डेफिनेशन देखेंगे, फिर रिकॉग्निशन देखेंगे, फिर अपन देखेंगे इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होती है, फिर अपन देखेंगे कि अपन कॉस्ट को कैसे मेजर करेंगे, जो कि मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट है। और बाद में अपना लास्ट टॉपिक रहेगा आज का मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, मतलब अपन ने रिकॉग्निशन कर ली, उसके बाद में अगर अपने को कॉस्ट को ऊपर नीचे करना है तो अपन वो कैसे करेंगे। तो अपन अपने पहले टॉपिक पे आते हैं जो है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सो दैट द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन डिसर्न information about an entity investment in its property plant and equipment and the changes in such investment। सिंपल सीधा मतलब हुआ कि इंड AS 16 बोलता है कि आपको अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है ताकि वो यूजर्स को बता सके कि आपने इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी अकाउंटिंग सही हो रही है या नहीं हो रही, या फिर आपको उस इन्वेस्टमेंट को चेंज करना है या नहीं करना। सिंपल सीधी बात है ये। ओके, अब अपन ने देखा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएगा। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या कवर होगा अपन वो देखते हैं, जो अपने नेक्स्ट टाइम में लिखा है। उसमें अपने पहले पॉइंट आएगा कि एसेट को कब रिकॉग्नाइज करना है, उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगा, उसका कॉस्ट क्या होगा। कैरिंग अमाउंट जो टर्म है अपन अपने डेफिनेशन वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि अपना डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, इम्पेयरमेंट लॉस देखेंगे, और एक नया टॉपिक जो इस बार आया है वो है डी रिकॉग्निशन का, वो भी अपन इंड AS 16 के अंदर पढ़ेंगे एंड में। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है स्कोप। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट व्हेन अनदर स्टैंडर्ड रिक्वायर्स और परमिट अ डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सिंपल सा मतलब हुआ कि ये स्टैंडर्ड कब अप्लाई होगा, जब दूसरे स्टैंडर्ड शांत होंगे। मतलब अगर अपन ने लीज पे कोई एसेट लिया और उसके ऊपर अपना लीज वाला इंड AS कुछ बोल रहा है तो उस टाइम इंड AS 16 कुछ नहीं चुप रहेगा, उस टाइम अपने इंड AS 16 को नहीं मानेंगे। पर अगर कोई ऐसा एसेट है जिसपे कोई दूसरा इंड AS नहीं बोल रहा और जिसपे कोई दूसरा इंड AS कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट परमिट या रिक्वायर नहीं बोलता, तो फिर अपन अपना इंड AS 16 लगा के उस पर काम करेंगे। अच्छा, अब अपन नीचे देखते हैं कुछ एक्सेप्शन है जहां पर इंड AS 16 अप्लाई नहीं होगा। पहला है अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हेल्ड फॉर सेल, मतलब अगर अपन ने कोई ऐसा एसेट ले रखा है जो अपन ने बेच लेगी निकाल देगी, अब अपन इसे यूज नहीं करेंगे, इसे बेचना है बस, तो उस पर इंड AS 16 अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज उस पर ऑलरेडी इंड AS 105 अप्लाई होगा। दूसरा है बायोलॉजिकल एसेट्स, उस पर इंड AS 41 अप्लाई होगा। इसमें एक्सेप्शन है कि बियर प्लांट पे अपना इंड AS 16 अप्लाई होता है। ओके, तीसरा है अपने जो मिनरल माइंस वगैरह होती है उन पर अपना इंड AS 16 अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उस पर इंड AS 106 अप्लाई होता है। अब नीचे क्या लिखा है, हाउएवर दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज्ड टू डेवलप और मेंटेन द एसेट डिस्क्राइब्ड इन B2D, मतलब बायोलॉजिकल एसेट और अपने मिनरल माइन वगैरह पे, रिजर्व्स वगैरह पे इंड AS 16 का अप्लाई नहीं होगा। पर अगर इन एसेट्स को डेवलप करने के लिए अपन जो एसेट यूज कर रहे हैं उन पर अपना इंड AS 16 अप्लाई होगा। ओके, तो अब अपन लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है डेफिनेशंस। डेफिनेशन में अपन कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि अपने इंड AS 16 को मतलब आगे पढ़ेंगे, उसमें अपने काम आएगी। काफी टर्म्स आएगी जो अपन सोचेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसलिए। तो अपना सबसे पहले डेफिनेशन है बियर प्लांट। पहले अपन देखते हैं इसमें लिखा गया है, बियर प्लांट इज अ लिविंग प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस for more than one period and has a remote likelihood of being sold as agricultural produce except for incidental scrap sales। सिंपल से मीनिंग हुआ इसके अंदर भी, बियर प्लांट एक सिंपल प्लांट है जो अपने को कुछ देगा, जो अपने को फ्रूट्स देगा, वो सिंपल बियर प्लांट है जिसे अपन अपने प्रोड्यूस कर सकते हैं
और अपन बेच सकते हैं, बस इतनी सी डेफिनेशन है बिजनेस प्लांट की। अपना अगला टॉपिक है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट अपन एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपनी बुक वैल्यू, अपन ने उस एसेट को अपने बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड कर रखा है। कैरिंग अमाउंट होगा कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, तो अपना नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट के लिए अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे बाद में, पर एक बार के लिए बता देते हैं कॉस्ट क्या होता है कि जितने में अपन ने अपना एसेट परचेज किया, जितने में अपन उसको इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे, वो होगी अपनी कॉस्ट। इसका डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। और जैसे अपने शेयर बेस्ड पेमेंट होते हैं उनके लिए कॉस्ट अलग इंडेक्स ने अपना प्रिस्क्राइब कर रखी है इंडेक्स 102 के अंदर, तो उस पर इंडेक्स थोड़ा नहीं लगेगा। ओके, अब बात करते हैं अपन डेप्रिशिएबल अमाउंट की। डेप्रिशिएबल अमाउंट पूरे कॉस्ट का वो पार्ट होगा जिसे अपने को डेप्रिशिएट करना है। ओके, और डेप्रिशिएबल अमाउंट का वो पार्ट होगा जो ईयरली डेप्रिशिएट होगा। अगला डेफिनेशन अपना आएगा एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू का। एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू क्या होती है? इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो an entity expects to arise from the continuing use of the asset and from its disposal at the end of a useful life or expect to incur when setting a liability। मतलब कोई एसेट है, आप उस एसेट से कितना कैश फ्लो एक्सपेक्ट करते हैं, वो है एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू। बस फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू ये होती है कि अगर मैं अपने एसेट को आज उठा करके मार्केट में बेचने निकलूं तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, मतलब मेरी एसेट की आज क्या वैल्यू है मार्केट में, वो होती है फेयर वैल्यू। फिर अपना आता है इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है कि मैंने अपने बुक्स में जो वैल्यू रिकॉर्ड कर रखी है और मेरी मार्केट में जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस होता है इम्पेयरमेंट लॉस का होगा जब मेरी मार्केट वाली वैल्यू कम होगी और मेरी बुक्स वाली वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ जो लिखा है दैट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इज रिकवरेबल अमाउंट, मतलब मैंने बुक्स में ज्यादा से रिकॉग्नाइज कर रखा है और मार्केट में वो कम पे बिकेगी। अपना अगला डेफिनेशन है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, जिसपे की पूरा इंडेक्स है, तो अपन एक बार पढ़ लेते हैं क्या है इसके अंदर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय रेंट फॉर रेंटल टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड। सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई भी एसेट जो अपने पास पड़ी है जो एक साल से ज्यादा यूज आएगी और जो अपन यूज करेंगे प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, वो होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, अब बात करते हैं रेसिडुअल वैल्यू क्या होगी। रेसिडुअल वैल्यू इज कि मैंने अपना पूरा एसेट यूज कर लिया, अगर मैं उसको तब बेचने निकलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब अगर मेरे एसेट की 10 साल की यूजफुल लाइफ थी, 10 साल बाद मुझे उससे क्या मिलेगा, वो होती है रेसिडुअल वैल्यू। ओके, रेसिडुअल वैल्यू से हम लोग हमेशा कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेस करके चलेंगे। ओके, अब बात करते हैं यूजफुल लाइफ क्या होती है। यूजफुल लाइफ को अपन दो तरीके से देखेंगे, एक तो होता है प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट और एक होता है लाइफ, मतलब पीरियड टाइम। द पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी। ये सिंपल डेफिनेशन है। यूजफुल लाइफ क्या है? मैं अपने एसेट को 10 साल तक यूज करूंगा, वो मेरी 10 साल यूजफुल लाइफ हो गई। अगला क्या है? द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिंबलिक यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसेट बाय एन एंटिटी। इसमें इतनी सी बात बोली कि मेरी एसेट से मैं कितना प्रोडक्शन कर पाऊंगा, वो मेरी यूजफुल लाइफ। मैं अपने एसेट से, मैं अपनी मशीन से 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, तो जब तक 10,000 यूनिट प्रोड्यूस होगी वो मेरी यूजफुल लाइफ होगी, भले ही वो 10 साल में हो, 20 साल में हो, 30 साल में, 5 साल में हो। ओके, तो अब अपन लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो अपना रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया है, अपन पहले वो देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ it is probable that future economic benefit associated with the item in flow to the entity and the cost of an item can be measurably reliable। क्राइटेरिया क्या हुआ? पहली बात बोली कि अगर उसको यूज करने से मुझे फ्यूचर में कुछ फायदा होता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, और अगर मैं उस एसेट की कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकता हूं तो मैं उसे रिकॉग्नाइज करूंगा एज अ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, नीचे लिखा कुछ आइटम्स होते हैं जैसे कि स्पेयर पार्ट्स हो गए, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स हो गए, मतलब छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, वो एज अ फिक्स्ड एसेट कब रिकॉग्नाइज होंगे? जब वो ऊपर दिए हुए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो उसे फिर अपन लोग इन्वेंट्री इंडेक्स 2 के अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, अपना अगला टॉपिक है इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट मतलब कॉस्ट क्या होती है वो अपन बाद में देखेंगे। एक बार अपन देखते हैं कि कॉस्ट के अंदर अपन क्या क्या इंक्लूड करेंगे। मतलब एक छोटा सा टॉपिक है जो बाद में डिस्कस करना है, पर अपन ठीक है थोड़ा पहले कर लेते हैं।
यहाँ पे लिखा क्या है पहले अपन वो देखते हैं। आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मे बी एक्वायर्ड फॉर सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस। The acquisition of such property, plant and equipment, although not directly increasing the future economic benefit of any particular existing item of property, plant and equipment, may be necessary for an entity to obtain future economic benefit from its other assets. Such item of property, plant and equipment qualify for recognition as asset because they enable an entity to derive future economic benefit from related assets in excess of what could be derived had those item had not been acquired. एक पैराग्राफ पढ़ा है थोड़ा सा, जिसका अपन ब्रीफ में बताऊं क्या है। इतनी सी बात है कि मैंने एक एसेट ले लिया, और अगर मैंने कोई और एसेट लिया जो कि मुझे फुलफिल करनी थी एनवायरमेंटल और सेफ्टी रीजंस के लिए, मैंने कुछ एसेट लिया, हालांकि जो मैंने एसेट लिया है सेफ्टी एनवायरमेंटल रीजंस के लिए, वो मुझे कोई बेनिफिट नहीं देगा, पर उसे लेने से मेरा दूसरा एसेट काम करना चालू करेगा। तो मैं जो मैंने एसेट लिया था मेरा बेनिफिट एनवायरमेंटल रीजंस के लिए, उसको भी मैं कैपिटलाइज करूंगा। ओके, एक बार अपन नीचे एग्जांपल देखते हैं, अपन उससे ही चीज अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें लिखा है केमिकल मैन्युफैक्चरर में इंस्टॉल न्यू मशीन, न्यू केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस टू कंप्लाई विद एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डेंजरस केमिकल। ठीक है, उसने कुछ केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस लिए, क्यों लिए? फुलफिलिंग द एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, related plant enhancement are recognized as an asset because without them the entity is unable to manufacture and sell chemical। मतलब उसने जो लिया वो वैसे तो एसेट नहीं है, बट हाँ उसे हम लोग एज एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि उसके बिना मेरी मशीन, मेरी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग चीजें जो मेरे केमिकल से वो काम नहीं कर सकते थे, इसलिए। ओके, तो अपन अब देखते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होगी। ये अपने पहले पैरा सब्सिक्वेंट कॉस्ट का, अपन इसमें टोटल 3 पैरा पढ़ेंगे। एक बार अपन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ लिखा है एज पर द रिकॉग्निशन प्रिंसिपल स्टेटेड अबव, जो अपन ने पढ़ा था अभी लास्ट 2 स्लाइड्स के अंदर। एन एंटिटी डज नॉट रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट द कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग ऑफ देम। इस पूरे पैरा के अंदर खाली एक बात बताएंगे अपने को कि अगर आप कोई डे टू डे सर्विसिंग कर रहे हो अपने एसेट की, तो उसे अपन एसेट में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उस वैल्यू को अपन एसेट्स में ऐड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है यार, अगर आपने कुछ ले रखा है, आप उसकी हर महीने या हर 5 महीने में कुछ सर्विसिंग चार्जेस दे रहे हो 5,000 रुपये भी, तो आप उस 5,000 रुपये को अगर आप कॉस्ट में ऐड करते हो तो वो एक तरीके से सही नहीं होगा। बिकॉज आप एक तो हर साल अमाउंट बढ़ा भी रहे हो और आप हर साल डेप्रिसिएशन भी कर रहे हो, तो फायदा कुछ नहीं होगा उसका। ओके, तो इसलिए बोला कि अगर आपको डे टू डे सर्विसिंग चार्जेस दे रहे हो, क्योंकि अगर ऐसी कॉस्ट लग रही है तो उसे अपन लोग एसेट्स में इंक्लूड नहीं करके रिपेयर मेंटेनेंस में डाल के पीएनएल में डाल के लॉस एक्सपेंस दिखाएंगे। ओके, अपना सेकंड पैरा अब है पार्ट्स ऑफ सम आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिक्वायर रिप्लेसमेंट एट रेगुलर इंटरवल। इसमें ये हुआ कि हाँ, अगर मैंने कुछ बड़ी सी मशीन, मानो मैंने कुछ एरोप्लेन खरीद रखा है, अब उसकी सीट्स वगैरह या फिर कुछ और पार्ट्स मुझे 1-2 साल में बदलने पड़ते हैं, तो फिर मैं जो नए पार्ट्स लूंगा उसकी वैल्यू मैं कॉस्ट में ऐड करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने 10,000 करोड़ का प्लेन खरीदा, उसमें से मैंने 2,000 करोड़ की मैं नए पार्ट्स मैंने उसमें ऐड किए, तो पुराने पार्ट्स का क्या होगा? वो हट तो जाएंगे, पर उनकी वैल्यू तो अभी है एसेट्स के अंदर। तो उस जो पुराने पार्ट्स मैंने हटा दिए, मैं रिप्लेस कर चुका हूँ, उनको मैं डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा। ये डी रिकॉग्नाइजेशन अपन बाद में पढ़ेंगे, अपना लास्ट टॉपिक होगा इसके अंदर ये। चलो नीचे का लिखा है द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज पास्ट दैट आर रिप्लेस्ड इज रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द डी रिकॉग्निशन प्रोविजन ऑफ द स्टैंडर्ड। मतलब जो मैंने आपको भी बताया अभी कि जो पार्ट अपन रिप्लेस कर चुके हैं उनको अपन वापस हटा देंगे। ठीक है, अपना थर्ड पैरा आया अब अपने सब्सिक्वेंट कॉस्ट का। अ कंडीशन ऑफ कंटिन्यूइंग टू ऑपरेट एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मे बी परफॉर्मिंग रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन फॉर फॉल्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर पार्ट ऑफ द आइटम आर रिप्लेस्ड। पैरा 2 और पैरा 3 में खाली एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि पैरा 2 के अंदर अपने को बताया कि अगर आप कोई पार्ट रिप्लेस करते हो तो, और पैरा 3 में अपने को बता रहे हैं वापस कॉस्ट की बात कि अगर आपको इंस्पेक्शन करा रहे हो, मेजर इंस्पेक्शन करा रहे हो आप 1-2 साल में, तो हाँ उसको अपन लोग कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। और बाद में यही है कि अगर ये है कि मेरे को हर 2 साल में इंस्पेक्शन कराना पड़ रहा है, तो मैं पुराने वाले इंस्पेक्शन के चार्जेस रिकॉग्नाइज करूंगा और नए वाले को रिकॉग्नाइज करूंगा। ओके,
अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट एट कॉस्ट। इसमें लिखा है एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन एज एन एसेट शैल बी मेजर्ड एज इट कॉस्ट। छोटी सी बात लिखी है बस कि अगर कोई भी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया तो उसे अपन कॉस्ट में मेजर करेंगे। अब अपन आते हैं जिसको अपन शुरू से पढ़ रहे हैं बट अब मेन टॉपिक आया है अपना कि कॉस्ट क्या होते हैं। कॉस्ट के अंदर क्या इंक्लूड होगा? 3 चीजें इंक्लूड होगी। पहली बात बोली परचेज प्राइस, दूसरी बात बोली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तीसरी बात बोली कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग। अपनी जो परचेज प्राइस है उसमें क्या है, मतलब मैंने कॉस्ट जितने में खरीदा वो सारे टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और डिस्काउंट और रिबेट को हटाने के बाद में, वो हो गई एक पार्ट मेरा। दूसरा पार्ट हुआ मेरे सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो कि मुझे मेरी असेट को उस जगह पर पुट टू यूज लाने में जरूरत थी, वो सारे मैं कॉस्ट में इंक्लूड करूंगा। और जो मेरा इनिशियल रिकॉग्निशन होगा कॉस्ट का, और मतलब द थर्ड पार्ट विल बी कॉस्ट ऑफ विल बी कि जब मैं अपने कॉस्ट को रिमूव करूंगा तो उस टाइम मेरे जो कॉस्ट लगेंगे, जो मेरा एस्टिमेट होगा कि हाँ भाई डिसमेंटलिंग की और हेल्प फॉर सेल के जो भी मेरे एक्सपेंसेस लगेंगे वो भी सारे मैं अभी कॉस्ट में इंक्लूड करूंगा। ओके, अब नीचे लिख बताया अपने कुछ एग्जांपल्स है जो कि कॉस्ट ऑफ असेट में कभी इंक्लूड नहीं होंगे। पहला बताया अपने को कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। ये चीज एडवर्टाइजिंग के अंदर आएगा कि अगर मैं कुछ नए प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो मैं उसे कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा, मैं इसे एक्सपेंस लाऊंगा। और ये क्या एक्सपेंस होगा? एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्सपेंसेस। ठीक है। दूसरा अपना आता है कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर्स। मतलब कि अगर मैं कोई कॉस्ट कर रहा हूं बिजनेस करने के लिए, नए बंदों को कुछ सिखा रहा हूं तो वो मेरी स्टाफ ट्रेनिंग में जाएगा, वो मेरी असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। और थर्ड वन होगा अगर मेरा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल ओवरहेड लगता है तो, मतलब ऑफिस के खर्चे एक तरीके से, तो वो मेरी कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में। द कॉस्ट फॉर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द रिकॉग्निशन डेट। मतलब मेरी जो एक्चुअल कैश प्राइस है उसी को मैं कॉस्ट में ऐड करूंगा। अब बात करते हैं, एक अपना एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एसेट खरीदी 10,000 करोड़ रुपए की, उसकी कैश प्राइस 10,000 करोड़ रुपए, बट मैंने बोला यार मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा, तो वैसे करके वो 12,000 करोड़ रुपए बैठ गया। ठीक है, अब जो 2,000 करोड़ रुपए है वो मेरा इंटरेस्ट है और मैं उसे एज ए इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करूंगा एज पर इंडेक्स 23। ठीक है, क्योंकि मैं उसको एसेट को खरीद रहा हूँ। ओके, मुझे लिखा क्या देखते हैं, पर अब इफ पेमेंट इज डिफर्ड बियॉन्ड normal credit term, the difference between the cash price equivalent and the total payment is recognized as interest over the period of credit unless such interest is capitalized in accordance with Ind AS 23। मतलब जब तक Ind AS 23 नहीं बोलते उसे कैपिटलाइज करो तब तक मैं उसे एज एन एक्सपेंस इंटरेस्ट ही बुक करूंगा। ओके, अब अपन और फर्दर डिस्कशन करते हैं कुछ। इसमें क्या है कि अगर अपन अपने कॉस्ट को एक्सचेंज करते हैं, अगर मैं अपने एसेट को एक्सचेंज करते हैं, यहाँ लिखा है वन और मोर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फ्रॉम अ नॉन मॉनेटरी एसेट और कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी एसेट। मतलब मेरे पास एक लैपटॉप है, मैंने उस लैपटॉप को देखी दूसरे से दूसरा लैपटॉप ले लिया। अब लेना देना तो हो गया, पर बुक्स में क्या वैल्यू दिखाऊंगा वो भी मेन बात है। 2 केस हैं। पहला केस है कि आपने जो एसेट दी है उसी बुक वैल्यू पे आप नई वाली एसेट को रिकॉग्नाइज कर लोगे। ये काम कर तो लेंगे, इजी भी है, बट ये काम कब करेंगे उसके खाली 2 केस हैं। पहले केस है कि अगर आपने जो एसेट दी है या ली है, अगर उसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तब। और दूसरी बात कि आपने जो एसेट दी है और आपने जो एसेट ली है, दोनों एसेट्स की आप फेयर वैल्यू भी डिटरमाइन नहीं कर सकती। अगर ये दोनों केस होते हैं, मतलब ना ही तो उसका कमर्शियल सब्सटेंस है और ना ही उसका आप फेयर वैल्यू निकाल सकते हो, तो ही आप उसके बुक वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। ओके, जो लिखा है द एसेट आइटम इज मेजर्ड इन द वे इवन इफ एन एंटिटी कैन नॉट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द एसेट गिवन अप। If the acquired item is not measured at fair value, its cost is measured at the carrying amount of the asset given up. ठीक है, अपन अब आते हैं अपने दूसरे केस में कि अगर अपने कमर्शियल सब्सटेंस भी है, अपन फेयर वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं, तो फिर अपन किस वैल्यू पर एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। एक बार अपन देखते हैं कि अपने को ये कैसे पता लगेगा कि अपने एसेट की कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। 3 केस दिए। पहला दिया
कि आप उसकी कैश फ्लो देख सकते हो जो आपने एसेट दिया और लिया उन दोनों की। दूसरा दिया आप उनके एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू देख सकते हो। एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू अपन लोगों ने अपने डिस्कशन में अपने डेफिनेशंस के अंदर डिस्कस किया था। थर्ड पॉइंट दिया कि अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश फ्लो और एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है अगर वो सिग्निफिकेंट है तो हाँ, तो हम मानेंगे कि इसकी कमर्शियल सब्सटेंस है और उसे फिर अपन लोग दूसरे केस में करेंगे। और अगर अपन इसकी फेयर वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं तो अपन लोग इसे बुक वैल्यू पे तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे पर अपने एसेट को। अब किस पर रिकॉग्नाइज करेंगे, नीचे के लिखा पर पहले वो पढ़ते हैं। इफ एन एसेट इज एबल टू मेजर रिलायबली द फेयर वैल्यू ऑफ आइदर द एसेट रिसीव्ड और द एसेट गिवन अप, मतलब अगर आप लोग मेजरली रिलायबली मेजर कर सकते हो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप और रिसीव्ड, then the fair value of the asset given up is used to measure the cost of the asset received unless the fair value of the asset received is more clearly evident। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है कि आपने जो एसेट दिया और आपने जो लिया है उन दोनों की फेयर वैल्यू अगर आपने मेजर कर ली रिलायबली, तो फिर उन दोनों में से जिसकी भी फेयर वैल्यू मोर क्लियरली एविडेंट होगी उस पे अपन लोग अपने एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। बस इतनी सी बात थी। अब अपन देखते हैं कि यार मैंने अपना एसेट तो रिकॉग्नाइज कर लिया कॉस्ट पे, मतलब जो मेरा कॉस्ट है उस पे, उसके आगे आने वाले साल में मैं क्या करूंगा, मैं उसे आगे आने साल में किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करूंगा। उसके लिए इंडिया सोलर ने अपने को दो मॉडल बताए, एक बताया कॉस्ट मॉडल और एक बताया रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल सबसे पहले इजी है, वो देखते हैं। इसमें कितनी सी बात बोली कि रिकॉग्निशन के बाद आप उसे वैल्यू करोगे कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस क्या है अपन वो बता चुके हैं स्टार्टिंग में डेफिनेशन के अंदर ही। इसका अच्छे से डिस्कशन अपन बाद में करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और अपना दूसरा मॉडल क्या है, रिवैल्यूएशन मॉडल। इसमें क्या बोला, कब किस पे करेंगे, इसमें बोला रिवैल्यूएशन मॉडल में एक्चुअली होता क्या है, अपन लोग हर बार एक नई वैल्यू रिवैल्यू करेंगे अपने एसेट की, अपन लोग हर बार उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर अपने पास फेयर वैल्यू होगी तो फिर अपन लोग एसेट किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे, फेयर वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन और लेस इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। अब बात आती है कि अपन लोग फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे रहेगी अपनी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने की। ऐसा तो है नहीं कि अपन लोग हर एसेट की फेयर वैल्यू हर साल डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए नीचे का लिखा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ द आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बीइंग रिवैल्यूड। व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ अ रिवैल्यूड एसेट डिफर्स मटीरियली फ्रॉम इट्स कैरिंग अमाउंट, अ फर्दर रिवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर आपका जो एसेट है उसकी फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा वेरी करती है तो फिर हाँ उसकी मुझे रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, हर साल करनी पड़ेगी। Some items of property, plant and equipment experience significant and violent changes in fair value, thus necessitating annual revaluation, ठीक है। आगे लिखा, such frequent revaluation are unnecessary for items of property, plant and equipment with only insignificant changes in fair value. Instead, it may be necessary to revalue the item only after 3 or 5 years. मतलब क्या बोला, अगर आपके पास कोई ऐसी एसेट है जिसमें नॉर्मली वेरिएबिलिटी रहती है उसकी वैल्यू के अंदर और सिग्निफिकेंट वेरिएबिलिटी रहती है तो उसे आपको हर साल रीवैल्यू करना पड़ेगा। पर ऑन द अदर हैंड अगर कोई ऐसा एसेट है जो बहुत मतलब माइन्यूट से वेरिएबल होते हैं, सिग्निफिकेंट वेरिएंस कुछ होता नहीं है, तो हाँ उस एसेट को आप 3 साल या 5 साल के इंटरवल में रीवैल्यू कर सकते हो। अब अपन देखते हैं कि अगर अपन ने एसेट को रीवैल्यू कर दिया, रीवैल्यू करना है अपने एसेट को, तो अपन उसका लॉस या प्रॉफिट में जो भी होगा वो अपन लोग कहाँ दिखाएंगे। ये सीरियसली क्वेश्चन है कि हाँ कैसे दिखाएंगे। अपन हर बार तो लॉस दिखाने देते हैं, अपन हर बार प्रॉफिट दिखाने देते हैं। इसके लिए क्या होगा कि हाँ अपन है ना एक रिजर्व बनाएंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर अपना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर अपना रिवैल्यूएशन अगर अपनी फेयर वैल्यू बढ़ रही है तो अपन पहले तो अपने जो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर जो अपना लॉस पड़ा हुआ है पहले अपन उससे एडजस्ट करेंगे। अगर वो खत्म हो गया फिर अपन उसके बाद अपन प्रॉफिट एंड लॉस के तरफ जाएंगे। ये सेम केस इंक्रीज और डिक्रीज में रहेगा कि पहले अपन लोग अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा हुआ बैलेंस खत्म करेंगे और उसके बाद में फिर अपन लोग जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। वहाँ आपको भले ही अपने को एक्सपेंस दिखाना है, इनकम दिखानी है, कहीं भी दिखानी है, पर पहले अपने को रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखना पड़ेगा। नीचे एक लाइन में क्या लिखा है, द रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्लूडेड इन इक्विटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मे बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू रिटेन्ड अर्निंग व्हेन द एसेट इज डी-रिकॉग्नाइज्ड। दिस मे
इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग द होल ऑफ द सरप्लस इन द एसेट इज रिटायर्ड और डिस्पोज ऑफ। मतलब यार जिस एसेट को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया तो उस एसेट के रिलेशन में जो अपना रिवॉल्यूशन सरप्लस अमाउंट पड़ा है वो किस काम का, तो बोला अगर वो है तो उसे भी निकाल दो। ओके, तो अब अपना डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। अपना सेकंड पार्ट जो अपना होगा इंडेक्स 16 का, उसमें अपन अपने 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, डीरिकॉग्निशन, डिस्क्लोजर्स। तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।